नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एजुनेस्ट पर। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माइनर पेपर सोशियोलॉजी जो कि सेमेस्टर 5th का है, जिसका नाम है रूरल सोशियोलॉजी यानी कि ग्रामीण समाज शास्त्र। इसकी वन शॉट क्लास को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी स्टूडेंट के सेमेस्टर 5th में सोशियोलॉजी एज ए माइनर पेपर है, उन स्टूडेंट के लिए ये क्लास है बेहद खास। और यहाँ पे मैं नाम लिखना चेंज करना भूल गया, इकोनॉमिक्स नहीं है, माइनर सोशियोलॉजी है। सेमेस्टर 5th की बात करते हैं। सिलेबस बहुत आसान सा है, तो जिन भी स्टूडेंट के अगर मेन सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स है तो उनके लिए तो बहुत ही आसान है, बाकी इतना कोई खास लंबा चौड़ा सिलेबस है नहीं। तो चलिए हम कर लेते हैं शुरुआत यूनिट फर्स्ट के साथ। यूनिट फर्स्ट का जो आपका सिलेबस है उसमें हम बात करेंगे रूरल सोशियोलॉजी के इंट्रोडक्शन की, नेचर की, स्कोप की और सिग्निफिकेंस की, और इसके साथ हम बात करेंगे रूरल अर्बन डिफरेंसेस की और उनकी कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव की बात करेंगे और साथ ही में डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशियोलॉजी यानी कि ग्रामीण समाज शास्त्र का परिचय। रूरल सोशियोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी दैट स्टडीज रूरल सोसाइटी, इट्स स्ट्रक्चर, कल्चर, इंस्टीट्यूशंस, प्रॉब्लम्स एंड डेवलपमेंट। यानी कि ग्रामीण समाज शास्त्र की वह शाखा है जो कि ग्रामीण समाज, उसकी संरचना, उसकी संस्कृति, संस्थाएं, समस्याएं तथा विकास का क्या करती है, अध्ययन करती है। यानी कि जो सोशियोलॉजी है उसकी वो ब्रांच जिसमें हम रूरल सोसाइटीज़ को, उनकी प्रॉब्लम को, उनके स्ट्रक्चर को, उनके इंस्टीट्यूशन और कल्चर को यदि हम जिस ब्रांच में या जिस सोशियोलॉजी के ब्रांच में स्टडी करेंगे, उस ब्रांच को हम कह देंगे ग्रामीण समाज शास्त्र या रूरल सोशियोलॉजी। इट फोकसेस ऑन हाउ पीपल इन विलेजेस लिव, बिहेव, कोऑपरेट एंड फेस चैलेंजेस। इसमें यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि गाँव में रहने वाले लोग अपना जीवन कैसे बिताते हैं, वो कैसा बिहेव करते हैं, वो कैसा एक-दूसरे को सहयोग करते हैं और वो किन-किन चुनौतियों का सामना करते हैं, उनको हम इस रूरल सोशियोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, या यूँ कहें ये रूरल सोशियोलॉजी का क्या है, स्कोप है, सब्जेक्ट मैटर है। The subject tries to understand rural life scientifically and to suggest ways for social and economic improvement। इस सब्जेक्ट में हम ग्रामीण जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन करके उसके सामाजिक और आर्थिक सुधार के उपाय के बारे में सजेस्ट करेंगे, या फिर उनके उपायों को ये सुझाती है। तो बहुत आसान सा, मेरे ख्याल से आप इसको समझ पाए होंगे कि रूरल सोशियोलॉजी क्या है। ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों के बिहेव को, उनके व्यवहार को, उनके सामने आने वाले चैलेंजेज को और उनके कल्चर को, प्रॉब्लम को, इन सब को जिस नॉलेज ऑफ ब्रांच में या जिस सोशियोलॉजी के जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है, उसको हम बात करें, उसको हम जानते हैं रूरल सोशियोलॉजी के नाम से, यानी कि ग्रामीण समाज शास्त्र के नाम से। अब बात करते हैं की पॉइंट्स की। इट स्टडीज रूरल पीपल एंड देयर वेज ऑफ लाइफ। यानी कि ये ग्रामीण लोगों को और उनके जीवन व्यवहार को क्या करती है, उनका अध्ययन करती है। इट एग्जामाइंस फैमिली स्ट्रक्चर, कास्ट, एग्रीकल्चर, लैंड रिलेशंस, कस्टम्स। ये परिवार की, जाति की, कृषि की, भूमि संबंध और रीति रिवाजों का क्या करती है, विश्लेषण करती है। कौन से रीति रिवाजों को, ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों के। It helps understand रूरल प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, इलिटरेसी, माइग्रेशन एटसेट्रा। यानी कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों की गरीबी को, अशिक्षा को और पलायन जैसी समस्याओं को ये क्या करती है, समझने की कोशिश करती है। इट सपोर्ट्स रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। यानी कि ग्रामीण विकास नीतियों और कार्यक्रमों के में सहायता करती है। यानी कि रूरल सोशियोलॉजी का स्टडी करके, उसको एनालाइज करके ये क्या करती है, एक तरीके से सजेशन देती है कि आपको ये सारी पॉलिसी फ्रेम आउट करनी चाहिए, ताकि रूरल एरियाज़ का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। ये इसके मेन पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं इसकी नेचर की, यानी कि इसकी प्रकृति की, इनकी विशेषता की। द नेचर ऑफ रूरल सोशियोलॉजी रेफर्स टू इट्स साइंटिफिक कैरेक्टर एंड द काइंड ऑफ नॉलेज इट प्रोड्यूस। यानी कि ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति उसके वैज्ञानिक स्वरूप और ज्ञान की प्रकृति को क्या करती है, दर्शाती है। यानी कि एक साइंटिफिक है और एक ये एम्पिरिकल और एनालिटिकल नॉलेज ऑफ ब्रांच है। इट इज साइंटिफिक यूजेज, ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च। यह एक वैज्ञानिक है क्योंकि ये अवलोकन और शोध पर आधारित है। इट इज़ एम्पिरिकल, यानी कि ये प्रायोगिक है, बेस्ड ऑन रियल लाइफ रूरल डेटा। ये वास्तविक ग्रामीण जीवन को आधार बनाकर, उसके डेटा को आधार बनाकर ये क्या करती है, एनालिसिस करती है। दैट्स व्हाई इट इज़ ए एम्पिरिकल। इट इज़ एनालिटिकल आल्सो, एक्सप्लेन कॉजेज बिहाइंड रूरल इश्यूज। ये विश्लेषणात्मक है, ग्रामीण समस्याओं के कारणों को समझने की कोशिश करती है, या
क्या ग्रामीण जो एरिया है उसमें जो समस्याएँ हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, उनको ये क्या करती है एनालाइज़ करती है। दैट्स व्हाई इट इज़ एन एनालिटिकल आल्सो। इट इज़ अप्लाइड, सजेस्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। ये अनुप्रयुक्त है, अप्लाइड है क्योंकि ये व्यावहारिक समाधान को क्या करता है सजेस्ट करता है। यानी कि पहले रिसर्च करना और ओरिजिनल डेटा को स्टडी करके उसको एनालाइज़ करना और उसके बाद ये सजेस्ट करना कि हम इस समस्या को किस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, इस समस्या को हम किस तरीके से निपट सकते हैं, तो उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी ये प्रोवाइड करवाती है। ये इसकी क्या है, नेचर है। अब बात करते हैं इसके स्कोप की। स्कोप एक तरीके से हम ये कह सकता हूँ कि ये आपका क्या है, सिलेबस है। यानी कि रूरल सोशियोलॉजी क्या करती है, वह उसका स्कोप है और रूरल सोशियोलॉजी का सिलेबस ही इसका क्या है, स्कोप है। यदि आपको सिलेबस भी आता है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। द स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इज़ वाइड। ग्रामीण समाजशास्त्र का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है, जिसमें निम्न चीज़ें शामिल है। रूरल पॉपुलेशन यानी कि ग्रामीण जनसंख्या, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, डेंसिटी क्या है, माइग्रेशन क्या है, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या का की संरचना क्या है, घनत्व कितना है और पलायन करने वाली दर क्या है। रूरल सोशल स्ट्रक्चर यानी कि ग्रामीण सामाजिक संरचना, कास्ट सिस्टम क्या है, वहाँ का फैमिली सिस्टम क्या है, किनशिप यानी कि संबंध व्यवस्था, कुटुंब आदि कैसे हैं। रूरल इकोनॉमी यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था यानी कि गाँव की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस तरीके से चल रही है, एग्रीकल्चर का क्या पोजीशन है, लैंड ओनरशिप किस तरीके से है, लेबर यानी श्रमिक किस तरीके से हैं, वो सब। सोशल इंस्टीट्यूशन यानी कि सामाजिक संस्थाएँ लाइक अ, मैरिजेज़, रिलीजन, पंचायती राज एटसेट्रा यानी कि विवाह किस तरीके से होते हैं, धर्म को किस तरीके से है और पंचायती राज व्यवस्था किस तरीके से फ़ॉलो की जा रही है। इसके अलावा रूरल प्रॉब्लम्स इसमें स्टडी की जाती है कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंडेप्टनेस और भी कई सारी चीज़ें जो रूरल एरियाज़ फेस करते हैं, उन सबको भी इसमें स्टडी किया जाता है। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यानी सरकार द्वारा जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम लाए जाते हैं, सरकार की कोई स्कीम्स होती है, एनजीओज़ की कोई स्कीम होती है, उन सबको भी रूरल सोशियोलॉजी में क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। तो ये रूरल सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है, ये रूरल सोशियोलॉजी का कार्यक्षेत्र है, ये रूरल सोशियोलॉजी का स्कोप है। आई थिंक आप इसको समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस की कि रूरल सोशियोलॉजी का क्या महत्व है, हमें क्यों स्टडी करना चाहिए? रूरल सोशियोलॉजी की स्टडी क्यों आवश्यक है या रूरल सोशियोलॉजी का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है? रूरल सोशियोलॉजी इज सिग्निफिकेंट बिकॉज ग्रामीण समाजशास्त्र महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडिया इज लार्जली रूरल, अंडरस्टैंडिंग विलेजेस इज असेंशियल। भारत क्या है, मुख्यतः ग्रामीण देश है और गांवों को समझना अति आवश्यक है। दैट्स वाई हमें रूरल सोशियोलॉजी की स्टडी जरूरी है। इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज, ये ग्रामीण विकास नीति बनाने में क्या है, सहायक है। इट हेल्प्स गवर्नमेंट अंडरस्टैंड रूरल नीड्स, ये सरकार को ग्रामीण आवश्यकताओं की समझ प्रदान करता है। यानी कि क्योंकि ये ग्रामीण इलाकों की या ग्रामीण जो इकोनॉमी है, ग्रामीण जो परिवेश है उसकी स्टडी करता है और ये गवर्नमेंट को सजेशन देता है कि आपको इस तरीके से नीतियाँ बनानी चाहिए और ये गाँव वालों की या ग्रामीण एरिया की आवश्यकताएँ हैं। दैट्स वाई ये हमारे क्या है, इम्पोर्टेंस रखती है। इट प्रमोट्स सोशल चेंजेस एंड मॉडर्नाइजेशन, ये सामाजिक परिवर्तन की बातों को समझाती है कि समाज में परिवर्तन क्यों होता है और ये आधुनिकीकरण को बढ़ावा देती है कि हम किस तरीके से मॉडर्न हो सकते हैं, किस तरीके से डेवलप हो सकते हैं। इट रिड्यूसेस इनइक्वालिटीज बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज, ये ग्रामीण और शहरी असमानता को कम करने में क्या करता है, मदद करता है। क्योंकि ग्रामीण इलाका क्यों है? क्योंकि वहाँ पे इंफ्रा वगैरह कम डेवलप होगा या फिर डेवलप नहीं होगा या फिर वहाँ पे फैसिलिटीज़ कम है, तो रूरल सोशियोलॉजी उसकी स्टडी करके वहाँ पर वो सारे काम सजेस्ट करती है। अगर वो सारे हो जाएँगे तो जो गाँव और शहर है, उनके बीच जो इनइक्वालिटी जो डिस्पैरिटी है, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस होगी। तो इन सारी बातों के लिए किसका महत्व है? रूरल सोशियोलॉजी का महत्व है। अब बात करते हैं रूरल और अर्बन डिफरेंसेस यानी कि ग्रामीण और शहरी क्या अंतर है, कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव को हम यहाँ पे देखते हैं। रूरल एंड अर्बन सोसाइटीज डिफर इन मेनी वेज, यानी कि ग्रामीण और शहरी समाज कई आधारों पर एक दूसरे से अलग होते हैं। लाइक रूरल सोसाइटी इज सिंपल, ट्रेडिशनल, एग्रीकल्चर बेस्ड एंड क्लोज निट, यानी कि ग्रामीण समाज सरल होता है, लोग पारंपरिक होते हैं, कृषि आधारित ज़्यादा होते हैं और घनिष्ठ संबंधों वाला होता है। यानी कि आप खुद देखते हो गाँव में कितने लोग एक दूसरे के यहाँ क्लोज रहते हैं। पूरा अपन बोलते हैं ना, गाँव में तो सबको एक दूसरे से मतलब है, सब एक दूसरे के आते हैं, जाते हैं, तो ट्रेडिशनल और सिंपल लोग रहते हैं। जबकि अर्बन सोसाइटी इज़ कॉम्प्लेक्स,
मॉडर्न, इंडस्ट्रियल एंड हाईली डाइवर्स, जबकि शहरी समाज थोड़ा जटिल है, आधुनिकता के पास होता है, औद्योगिक होता है और विविधताओं से भरा हुआ होता है और वहाँ पर पड़ोसी को पड़ोसी से कोई मतलब नहीं होता। अपन इस तरीके की बातें भी करते हैं, तो दोनों में क्या है, डिफरेंस होता है। तो अपन इसको और थोड़ा डिटेल में जानते जानते हैं कि कैसे दोनों में डिफरेंस होता है। जो डिफरेंस का बेस है दैट इज़ ऑक्यूपेशन, यानी कि व्यवसाय। रूरल सोसाइटी की बात करें तो मोस्टली एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, जबकि अर्बन सोसाइटी की बात करें तो इंडस्ट्री और सर्विस यानी कि उद्योग और सेवा क्षेत्र में ये ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं। लाइफ़स्टाइल यानी जीवन शैली की बात करें तो रूरल सोसाइटी के लोग सिंपल और ट्रेडिशनल होते हैं, यानी कि सरल और पारंपरिक व्यवहारिक व्यवहार कुशल होते हैं, जबकि अर्बन सोसाइटी के लोग मॉडर्न होते हैं और फास्ट होते हैं। फास्ट मतलब अपनी ही धुन में लगे रहते हैं, वहाँ पर किसी को किसी के लिए टाइम नहीं होता है। नेक्स्ट की बात करें तो कम्युनिटी रिलेशन यानी कि सामुदायिक संबंध कैसे होते हैं। गाँव में क्लोज एंड पर्सनल रिलेशन होते हैं, यानी कि घनिष्ठ होते हैं और व्यक्तिगत रिलेशन होते हैं, जबकि शहरों में फॉर्मल एंड इम्पर्सनल रिलेशन होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक रिलेशन होते हैं। सोशल कंट्रोल यानी कि सामाजिक नियंत्रण कैसा होता है। गाँव में इनफॉर्मल होता है, यानी कस्टम्स एंड नॉर्म्स होते हैं, रीति-रिवाज और मान्यताओं के आधार पे ही समाज का क्या होता है, नियंत्रण होता है, जबकि शहरों में फॉर्मल होता है, लॉज़ एंड पुलिस का ज़्यादा वहाँ बोलबाला रहता है, यानी कि कानून बन जाते हैं, सोसाइटी में अपने-अपने रूल होते हैं कि इतने बजे आपको आना है, इतने बजे आपको जाना है, इस तरीके से आप ये कर सकते हो, उस तरीके से वो कर सकते हो, रात को इतने बजे तक डीजे बज सकता है, वगैरह-वगैरह। तो बहुत सारी चीज़ें लॉज़ के अकॉर्डिंग चलती है इन शहरी सोसाइटी। बात करें एनवायरनमेंट की, पर्यावरण की, तो गाँव का एनवायरनमेंट प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है, जबकि शहरों का आर्टिफिशियल और कंस्ट्रक्टेड एनवायरनमेंट होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, तो गाँव में लो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, जनसंख्या का घनत्व कम होता है। वहीं शहरों में हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, जनसंख्या का दबाव या घनत्व ज़्यादा होता है। तो ये रूरल अर्बन डिफरेंसेस है, ये आपको याद रखने हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ रूरल सोसाइटी इन इंडिया, यानी कि गाँवों में सॉरी भारत में जो सामाजिक सॉरी ग्रामीण समाजशास्त्र है उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ है। Rural sociology developed in India mainly after independence because India needed to study rural life for development planning, यानी कि भारत में ग्रामीण समाज शास्त्र का जो विकास है वो मुख्यतः स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1947 के बाद हुआ है, क्योंकि भारत एक ग्रामीण देश है और ग्रामीण जीवन के अध्ययन की देश को बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि अब भारत में लगभग 80 प्लस परसेंट जनसंख्या 80 प्लस क्या तकरीबन 90% जनसंख्या क्या थी, ग्रामीण ही थी। तो ग्रामीण एरिया का या ग्रामीण को हमें क्या करना था, स्टडी करना था और उसका स्टडी करके उसको डेवलप करना था, तो हमें ज़रूरत पड़ी रूरल सोशियोलॉजी की। तो रूरल सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट है, वो मेनली इंडिपेंडेंस के बाद ही हुआ है। शुरुआत में ब्रिटिशर्स थे, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट ग्रोथ थी, फिर मॉडर्न फेज आया, तो आज कंप्रेहेंसिव स्टडी हम बात करते हैं, जिसमें हम गाँवों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं और गाँवों को भी शहरों के क्लोज़ कर रहे हैं। तो इसका जो बेसिकली डेवलपमेंट है वो किसके बाद हुआ था? इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था। मेजर हम इसको 4 3 फेज़ में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है अर्ली इंटरेस्ट, यानी कि प्रारंभिक, जो कि 19 से 1947 यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंट भी इसको कहें, प्री इंडिपेंडेंस भी इसको हम कह सकते हैं। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स कंडक्टेड विलेज सर्वेज, इसमें ब्रिटिश जो प्रशासन है वो गाँव के सर्वे करवाया करते थे। स्कॉलर्स लाइक गांधी एम्फसाइज्ड विलेज रिकंस्ट्रक्शन, यानी गांधी जी ने गाँव के पुनर्निर्माण की ओर ज़्यादा जोर दिया था। हम गांधी जी का जो ग्राम स्वराज है, वो सिद्धांत जब हम देखते हैं तो उसमें वो साफ-साफ बताते हैं कि भारत गाँव का देश है, भारत तभी विकसित होगा जब भारत किसको डेवलप होगा, भारत में गाँव डेवलप होंगे। तो विलेज रिकंस्ट्रक्शन पे गांधी जी का क्या रहा, जोर रहा। बाद में हम बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस ग्रोथ, जो कि 47 टू 70 है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इंक्रीज्ड इम्पोर्टेंस, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि 1952 में आया था, उससे इन बातों का ये रूरल सोशियोलॉजी का महत्व बढ़ा और फिर उसके बाद पंचायती राज को स्ट्रेंथ किया गया, यानी कि पंचायती राज इंट्रोड्यूस किया गया ताकि गाँवों का और भी ज़्यादा क्या हो सके, विकास हो सके। मॉडर्न फेज की बात करें 1970 टू प्रेजेंट है। यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश रूरल सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट्स, यानी कई सारे विश्वविद्यालयों में ग्रामीण समाजशास्त्र के विभाग स्थापित किए गए, जहाँ पर स्कॉलर्स पढ़ाई करने लग गए, बहुत अच्छी अच्छी वहाँ पे रिसर्च होने लग गई, शोध होने लग गई और कई सारी थ्योरीज वहाँ पे डेवलप हुई और गाँव का विकास के लिए एक नया पर्सपेक्टिव तैयार किया जाने लग गया। फोकस ऑन पॉवर्टी, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन, रूरल माइग्रेशन, यानी कि गरीबी
भू सुधार, हरित क्रांति और ग्रामीण प्लान पर शोध और रिसर्च के प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बढ़े और इससे रूरल सोशियोलॉजी है उसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा निखर कर आया या सामने आया। ये थी हमारी फर्स्ट यूनिट। अब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की, जिसमें हम रूरल सोशियोलॉजी के सोशल स्ट्रक्चर को एंड इंस्टीट्यूशन को, कास्ट एंड क्लास इन रूरल सेटिंग्स को, फैमिली किनशिप इन विलेज और विलेज पंचायत और पंचायती राज को हम इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रूरल सोशल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन यानी कि ग्रामीण सामाजिक संरचना और संस्थाओं की बात करते हैं। रूरल सोशल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशनशिप, रोल्स, ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट एग्जिस्ट इन विलेज सोसाइटी। यानी कि ग्रामीण सामाजिक संरचना से आशय है कि गांवों में विद्यमान सामाजिक संबंध, भूमिकाएं, समूह तथा संस्थाओं के संगठित ढांचे से, यानी कि हम बोलते हैं ना कि हमारे गाँव की ये रीति-रिवाज है, हमारे गाँव में ऐसा धारा है या हमारे गाँव में ऐसी प्रथाएँ हैं। तो वो क्या पहले से ही क्या है विद्यमान है और एक बहुत ही संगठित तरीके से है, उसमें किस तरीके से सोशल रिलेशन है, इनका किस तरीके से रोल है, क्या ग्रुप्स हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं रूरल सोशल स्ट्रक्चर। इट शोज़ हाउ पीपल इन विलेजेस आर कनेक्टेड, हाउ दे बिहेव एंड हाउ दे सोशल सिस्टम फंक्शंस। यानी कि ये बताता है कि ग्रामीण लोग आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और पूरा सामाजिक तंत्र कैसे कार्य करता है। ये हमें पता चलता है वहाँ के सोशल स्ट्रक्चर से। रूरल सोशल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड फैमिली, कास्ट, kinship, religion, पंचायत एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस दैट रेगुलेट रूरल लाइफ। यानी कि ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं में परिवार, जाति व्यवस्था, संबंध व्यवस्था, धर्म, पंचायत व कृषि से जुड़े हुए संस्थान शामिल होते हैं जो कि ग्रामीण जीवन को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं की फीचर ऑफ रूरल सोशल स्ट्रक्चर यानी कि ग्रामीण सामाजिक संरचना की मुख्य विशेषताएं क्या है। इट डोमिनेंस ऑन कास्ट एंड किनशिप। ये जाति और कुटुंब का प्रभुत्व इस पर ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा गाँव में ये ज़्यादा देखा जाता है। यानी कि अभी शादियों का सिस्टम है तो आप भी अपन कहते हैं ना कि हमारे तो आवन-जावन ही नहीं है। तो ये जो आना-जाना है, ये सारी चीज़ें हैं वो आप आराम से देख पाते हो कि ये किनशिप यानी कि कुटुंब का और इस पर जातिगत प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। क्लोज़ निट कम्युनिटी लाइफ़ यानी कि घनिष्ठ सामुदायिक जीवन होते हैं, एक-दूसरे के साथ क्लोज़ली बिहेवियर होता है। गाँव में आपने देखा होगा कि कोई ऐसे किसी के यहाँ ट्रेजेडी भी हो जाती है तो अपने काम-धंधे छोड़कर सारे उनके यहाँ पे कैसे सांत्वना देने के लिए पहुँचते हैं। तो ये बताता है कि गाँव में जो रिलेशन होता है वो एकदम घनिष्ठ होते हैं। एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होती है। ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड कस्टम्स, अपने पारंपरिक मूल्यों को, रीति रिवाजों को ये फॉलो करते हैं। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल यानी कि अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण होता है, वो किससे होता है, रीति रिवाजों से, घर से, परिवार से, इन सब से होता है। हमें पुलिस की और प्रशासन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती गाँव में। चीज़ें गाँव के ही 2 मुख्य आदमी उसको क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। ये गाँव में हम देखते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की मजबूत भावना का होता है कि ये मेरे परिवार का है, ये मेरे दोस्त का है, ऐसे करके जो एक-दूसरे में कोऑपरेट करने की भावना होती है, वो गाँव में ज़्यादा मजबूती के साथ देखने को मिलती है। कास्ट एंड क्लास इन रूरल सेटिंग्स या रूरल एरियाज़, यानी कास्ट का जो रूरल एरिया में क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत व्यवस्था क्या है, उसको समझ लेते हैं। कास्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ रूरल सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि ग्राम्य सामाजिक संरचना की सबसे प्रमुख विशेषता है जाति। इन विलेजेज कास्ट डिटरमाइन्स, यानी गाँव में जाति निर्धारित करती है आपका सोशल स्टेटस यानी कि सामाजिक प्रतिष्ठा, आपका ऑक्यूपेशन जो कि आपका पारंपरिक और पैतृक व्यवसाय है उसको, मैरिज रिलेशंस यानी कि विवाह संबंध, सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक उठना-बैठना और पॉलिटिकल पावर यानी कि राजनीतिक शक्ति, ये सारी आपको किससे डिटरमाइंड होती है? ये सारी आपकी जाति से डिटरमाइंड होती है, पर्टिकुलर गाँव वाले इलाकों में। रूरल कास्ट सिस्टम फॉलोज प्रिंसिपल्स लाइक, यानी ग्रामीण जाति व्यवस्था निम्न सिद्धांतों को फॉलो करती है, इन पे आधारित तो होती है। एंडोगेमी यानी कि मैरिज विद इन कास्ट, यानी कि एंडोगेमी का मतलब हुआ अपनी ही जाति में क्या करना, विवाह करना। यानी कि हम जो गाँव ग्रामीण इलाके होते हैं आप वहाँ देखते होंगे कि अपनी ही बिरादरी में, अपनी ही जाति में क्या होती है, वहाँ मैरिजेज होती है, इसको एंडोगेमी कहते हैं। हेरिडेटरी स्टेटस यानी वंशानुगत प्रतिष्ठा होती है। सोशल हायरार्की होती है, सामाजिक श्रेणीक्रम होता है। और प्योरिटी एंड पॉल्यूशन नॉर्म्स होते हैं, यानी शुद्धता के और अशुद्धता के नियम होते हैं। ये होता है गाँव में जातिगत व्यवस्था। बात करते हैं क्लास इन रूरल एरियाज यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग व्यवस्था। क्लास रेफर्स टू इकोनॉमिक डिवीजन बेस्ड ऑन वेल्थ, इनकम एंड ऑक्यूपेशन, यानी कि
वर्ग आर्थिक विभाजन है जो कि धन, आय और व्यवसाय पर आधारित होता है। इन विलेजेज रूरल क्लास स्ट्रक्चर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, गाँव में जो वर्ग व्यवस्था है वो प्रभावित होती है लैंड ओनरशिप से, यानी कि आपका पास कितनी ज़मीन है, आपका भू-स्वामित्व कितना है। साइज़ ऑफ लैंड होल्डिंग, यानी कि खेतों का आकार आपके पास कितना है, यानी कि कहने का मतलब आपके पास ज़मीन जायदाद कितनी है। और इसके अलावा एग्रीकल्चरल लेबर आप कितने रखते हो, इनसे आपकी क्या होती है, इन्फ्लुएंस करती है आपकी क्लास को। क्लास बैकग्राउंड ऑफन लिंक्ड विद क्लास मेन रूरल क्लासेज, यानी कि जाति पृष्ठभूमि से भी इसमें क्या होते हैं, जुड़ी हुई होती है। जैसे लैंडलॉर्ड होते हैं बड़े, यानी कि जमींदार होते हैं। फिर उसके बाद रिच फार्मर, यानी कि धनी किसान। फिर मिडिल पीजेंट्स, यानी मध्यम किसान किसान स्मॉल फार्मर्स, छोटे किसान। और फिर आते हैं लैंडलेस लेबर, यानी जिनके पास ज़मीन नहीं है और वह मज़दूरी का काम करते हैं। तो ये इनका जो बैकग्राउंड है वो भी इससे क्या होता है, इफ़ेक्ट होता है। डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास इन विलेज, यानी कि गाँव में जो जाति है और वर्ग है, इनमें क्या होता है। कास्ट होता है बर्थ बेस्ड और फिक्स्ड, यानी कि जाति आपकी जन्म आधारित होती है और स्थायी होती है। जबकि क्लास इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से होती है और इट कैन बी चेंज ऑल्सो। ये जो वर्ग है वो आर्थिक दृष्टि से देखा जाता है और ये परिवर्तनीय है, यानी कि ऐसी बात नहीं है कि जो अगर किसी जाति में है और पैतृक रूप से जब वह पैदा हुआ तब एकदम गरीब वगैरह था, लेकिन बाद में वह अपनी क्लास बदल सकता है। दैट मीन्स वह इकोनॉमिक कंडीशन अगर उसकी अच्छी हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे स्टेटस अच्छा बन जाता है। तो ये इट कैन बी चेंजेबल, यानी कास्ट कंट्रोल सोशल रिलेशंस, यानी कि जाति सामाजिक संबंध नियंत्रित करती है, जबकि क्लास कंट्रोल्स इकोनॉमिक रिलेशन, जबकि जो वर्ग है वो आपके आर्थिक संबंधों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। बात करते हैं फैमिली एंड किनशिप इन विलेजेज, यानी कि गाँव में परिवार और कुटुंब की बातें करते हैं। फैमिली इन रूरल एरियाज इज यूजुअली जॉइंट और एक्सटेंडेड, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में या ग्रामीण परिवारों में प्राय संयुक्त और विस्तारित फैमिली पाई जाती है, परिवार देखे जाते हैं। इट परफॉर्म्स फंक्शन सच एज, ये कार्य करते हैं सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के सामाजिकीकरण का। इकोनॉमिक कोऑपरेशन लाइक कृषि और आर्थिक सहयोग का। केयर ऑफ ओल्ड एंड सिक, यहाँ पे बूढ़े और जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बीमार होते हैं, उनकी देखभाल की क्या होती है, एक अच्छे रिचुअल होते हैं। और ट्रांसमिशन ऑफ प्रॉपर्टी, और संपत्ति का उत्तराधिकार का क्या मिलता है, अ उत्तराधिकार मिलता है, ये फॉलो करता है गाँव में फैमिली का स्ट्रक्चर। बात करें किनशिप की, किनशिप का मतलब होता है कुटुंब और संबंध व्यवस्था, रिलेशनशिप बाई ब्लड एंड मैरिज, यानी कि अ, रक्त संबंध और विवाह संबंध इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन रूरल कम्युनिटीज, और ये समाज में या ग्रामीण समाज में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, मजबूती के साथ बनते हैं। किनशिप रेगुलेट्स, यानी कि ये नियंत्रित करते हैं मैरिज अरेंजमेंट, विवाह की व्यवस्था है। म्यूचुअल हेल्प, एक दूसरे की परस्पर सहायता करना। सोशल स्टेटस, सामाजिक प्रतिष्ठा। और कम्युनिटी यूनिटी, समुदाय की एकता को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। रूरल किनशिप नेटवर्क आर लार्ज एंड सपोर्टिव, इन्फ्लुएंसिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ, यानी कि जो ग्रामीण कुटुंब संबंध है वो विस्तृत होते हैं, सहयोगी होते हैं और ग्रामीण जीवन को गहराई से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्योंकि गांव वालों में या आप देखिए ग्रामीण इलाकों में ये किनशिप का जो बात है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ये एक एकता की भावना को के साथ ये क्या होती है, बनती है। तो ये बहुत ही ग्रामीण जीवन को गहराई से प्रभावित करने वाली होती है। नेक्स्ट बात करते हैं विलेज पंचायत एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की। विलेज पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत। विलेज पंचायत इज द बेसिक यूनिट ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि जो ग्राम पंचायत है वो ग्रामीण स्वशासन की मूल इकाई है और एक आधारभूत इकाई है। यानी कि हम बात करें जैसे सबसे ऊपर अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट होती है। और लोकल गवर्नमेंट दो पार्ट में डिवाइड है, एक रूरल एरियाज में और एक अर्बन एरियाज में। जो रूरल एरियाज में उनको हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहते हैं और अर्बन एरियाज में हम म्यूनिसिपैलिटीज कहते हैं, यानी नगर पालिकाएँ कहते हैं। और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो 3 पार्ट में या 3 लेवल पे डिवाइडेड है। बॉटम लेवल पे आती है ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे आती है पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आती है जिला परिषद। तो जो ग्राम पंचायत है वो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसकी सबसे कोर इकाई कह सकते हैं और सबसे बेसिक यूनिट कहते हैं, जिसको हम रूरल पंचायत या विलेज पंचायत के नाम से जानते हैं। क्या काम करती है विलेज पंचायत? मेंटेनिंग रोड्स, वाटर, सैनिटेशन, यानी कि सड़क, पानी और स्वच्छता की व्यवस्था का काम करती है। सेटलिंग माइनर डिस्प्यूट, यानी कि जो छोटे-मोटे विवाद होते हैं गाँव में, उनका निपटारा करने का काम करती है। इम्प्लीमेंटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। सरकार जो भी रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम लाती है वो पंचायत के थ्रू ही एग्जीक्यूट होते हैं। इट मेंटेनिंग विलेज रिकॉर्ड ऑल्सो, ये गाँव के अभिलेखों का क्या करती है, रख रखाव करने का भी कार्य करती है।
पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात कर लेते हैं। पंचायती राज संस्थाएँ। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज़ ए थ्री टियर सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। यानी कि पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा स्थापित त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मैं इसको थोड़ा-सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। हम आज़ाद हुए थे 1947 में और 1947 के बाद 26 जनवरी 1950 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 में ये कहा गया है कि स्टेट के अपने यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाने होंगे। बन गए, फिर आगे चल के सामुदायिक विकास कार्यक्रम वगैरह कई सारी चीज़ें आती हैं। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी बनती है। बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट देती है और कहती है कि डेमोक्रेसी का क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाने चाहिए। और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी हमारे यहाँ पे 1959 में 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना क्या हुई थी, शुरू हुई थी। तो वैसे तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 1959 में इंट्रोड्यूस हो गए थे बट इनकी कोई संवैधानिक मान्यताएँ नहीं थी, तो स्टेट गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी या यूँ कहे कि इसके कोई रेगुलेशन प्रॉपर था नहीं। तो फिर बाद में आगे चल के 73rd अमेंडमेंट किया गया संविधान में और 1992 में ये अमेंडमेंट हुआ और पंचायती राज इंस्टीट्यूशनल को क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न डाल दिया। उसके बाद ये ज़्यादा प्रभावी हुई और ये शुरू से ही 3 लेयर सिस्टम था और आज भी 3 टियर सिस्टम ही फ़ॉलो किया जाता है। इसके 3 स्तर है। अभी हमने कहा पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है इसका एक तरीके से। विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत है, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद है, ये आप देख रहे हो। और इन तीनों का एक-दूसरे के साथ क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। इम्पोर्टेंस क्या है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का? इट प्रमोट्स लोकल डेमोक्रेसी, ये स्थानीय लोकतंत्र को बढ़ावा देती है। इट इंक्रीजेज पीपल्स पार्टिसिपेशन, ये लोगों की भागीदारी में वृद्धि करती है कि लोग डेमोक्रेसी में या फिर अपने गांव के स्वराज में क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करें। इट एंश्योर्स डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लोकल नीड्स, ये स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास के काम करती है। और इट रिड्यूसेस बर्डन ऑफ ऑन सेंट्रल अथॉरिटी, और केंद्रीय सत्ता पर बोझ कम करने का काम करती है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। तो एक गाँव में किसी पर्टिकुलर पर्सन को क्या दिक्कत है, इसकी बात सेंटर तक डायरेक्ट नहीं पहुँच सकती, इसलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू उन चीज़ों का क्या किया जाता है, निपटान किया जाता है। तो ऊपर की जो गवर्नमेंट्स हैं, इनके जो बर्डन है, उनको ये कम करने का काम भी करती है। अब बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 में हम स्टडी करेंगे रूरल इकोनॉमी एंड सोशल चेंजेस, यानी एग्रीग्रेन जो इकोनॉमी है, जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, उसकी बात करेंगे। कॉटेज इंडस्ट्रीज को देखेंगे, लेबर के डिवीजन की बात करेंगे, ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, साथ ही में हम देखेंगे लैंडलेस, पॉवर्टी, इंडेप्टनेस और माइग्रेशन जैसी समस्याओं को भी हम यूनिट 3 में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी की, यानी कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। An agrarian economy is an economy where the majority of people depend on agriculture, animal husbandry and related activity for their livelihood। यानी कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें अधिकांश लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि, पशुपालन और कृषि से संबंधित गतिविधियों पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। यानी कि जो अपनी इकोनॉमी है, अपन जानते हैं कि 3 सेक्टर में क्या है, डिवाइडेड है। पहला सेक्टर जिसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं और इसको कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं, दूसरा औद्योगिक क्षेत्र होता है और तीसरा सेवा क्षेत्र होता है। तो गाँव के जो परिवेश है उसमें अगर मोस्टली अगर लोग ज़्यादा डिपेंडेंट किस पे होते हैं, एग्रीकल्चर पे होते हैं। तो जब इकोनॉमी कृषि पे डिपेंडेंट है, यानी कि ज़्यादातर लोग कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियों पे डिपेंडेंट होते हैं, उस इकोनॉमी को हम एग्रेरियन इकोनॉमी या कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो कृषि कृषि में जैसे मानो फसल करना, खेती-बाड़ी करना, पशुपालन करना, मछली पालन करना, झींगा पालन करना, तो वो भी एक्टिविटी होती है, जितो उन सबको कृषि और कृषि अलाइड एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो उस इकोनॉमी को हम कहते हैं कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। रूरल इंडिया इज़ प्राइमरली एग्रेरियन, यानी कि जो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, वो मुख्यतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ही है गाँव में, क्योंकि मेन जो काम है, वो कौन-सा काम है, वो कृषि का ही मेन काम है। तो फीचर्स ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएँ हैं? इट डिपेंडेंस ऑन मानसून, पहली बात ये प्रकृति या यूँ कहें मानसून पर निर्भर है, यानी कि बारिश पे टोटली क्या है, डिपेंडेंट है, क्योंकि सिंचाई के साधन गाँव में क्या है, कम है। गाँव में या यूँ कहें राजस्थान जैसे एरिया में तो और भी ज़्यादा कम है। तो रूरल इकोनॉमी की बात करें तो ये टोटली मानसून पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स, पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ ही ये फॉलो करते हैं। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, यानी छोटी जोतों का आकार इनका क्या होता है, छोटा होता है।
लो प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता इनमें कम होती है और फैमिली लेबर इज़ कॉमन, परिवार आधारित श्रम ही इनमें होता है, यानी कि परिवार के लोग मिलकर ही कार्य करते हैं। तो ये इसकी क्या है, कुछ बेसिक फीचर्स हैं। बात करें एग्रीकल्चर इन रूरल इकोनॉमी की, यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या इम्पोर्टेंस है या क्या कृषि का रोल है। एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ रूरल सोसाइटी, यानी कि कृषि ग्रामीण समाज की क्या है, एक रीढ़ का काम करती है। क्यों करती है? क्रॉप कल्टीवेशन, इसमें फसलों की खेती होती है। इरिगेशन, सिंचाई के साधन इसमें होते हैं। यूजेज ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स और मशीनरी, बीज खाद मशीनों का उपयोग होता है। एग्रीकल्चरल लेबर, कृषि मजदूर होते हैं। मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो कृषि उपज है उसका विपणन होता है। एग्रीकल्चर डिटरमाइंस इनकम, एम्प्लॉयमेंट, सोशल स्टेटस एंड क्लास स्ट्रक्चर इन विलेजेज, क्योंकि गाँव में कृषि ही है जो आय, रोजगार और सामाजिक प्रतिष्ठा और वर्ग व्यवस्थाओं को क्या करती है, निर्धारित करती है। दैट्स वाई ये ग्रामीण समाज की क्या बनती है, बैकबोन का काम करती है, रीढ़ का काम करती है। यानी कि आपकी इनकम का स्टेटस क्या है, आपके रोजगार के साधन क्या है, आपका सोशल स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी गाँव में कौन डिसाइड करती है, क्योंकि मेन इनकम का सोर्स एग्रीकल्चर होता है। दैट्स वाई एग्रीकल्चर गाँव की क्या बनती है, बैकबोन बनती है। कॉटेज इंडस्ट्री की बात करें, कुटीर उद्योग, यानी कि कुटीर का मतलब क्या होता है, कुटी का मतलब होता है कुटिया, और ऐसा उद्योग जो एक कुटिया में चल सके, यानी कुटिया का मतलब एक घर में चल जाता है, उसे हम कुटीर उद्योग कहते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री आर स्मॉल स्केल होम बेस्ड इंडस्ट्रीज रन बाय फैमिली मेंबर्स, यानी कि कुटीर उद्योग छोटे पैमानों पर घरों में चलने वाले उद्योग होते हैं जिन्हें एक परिवार द्वारा संचालित किया जाता है। कौन कौन से आते हैं, एग्जाम्पल की बात करें, हैंडलूम वीविंग, यानी कि हथकरघा बुनाई, आराम से घर में चलता है, घर के मेंबर्स ये सारे काम करते हैं। पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाना, कारपेंटर यानी कि बढ़ईगिरी करना, डेयरी यानी कि डेयरी वाला कार्य, हैंडीक्राफ्ट्स यानी कि कुछ भी हस्तशिल्प के काम करना, और ऑयल प्रेसिंग यानी तेल पिराई का काम करना। इसके अलावा जैसे रुई पिनाई है, ये कॉटेज इंडस्ट्री है। अचार का उद्योग है, ये कॉटेज इंडस्ट्री है। पापड़ मंगोड़ी के हैं, ये कॉटेज इंडस्ट्री है। जो रंगाई छपाई है, ये कॉटेज इंडस्ट्री है। तो इन सबको हम कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं क्योंकि ये घर में आसानी से चल जाती है और फैमिली मेंबर ही इनको चला लेते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज सप्लीमेंट एग्रीकल्चरल इनकम एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। जो कुटीर उद्योग है वो कृषि आय को बढ़ाते हैं और साथ ही में बेरोजगारी को कम करते हैं। यानी कि आपके इतना बड़ा खेत है तो आपने खेत में फसल वसल भी बो रखी है, वो तो आपका मानसून के अकॉर्डिंग या फिर सीजन के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देगा। लेकिन साथ ही में आपने यहाँ पे डेयरी का काम भी कर रखा है। आपने 5-6 गायें बाँध रखी है, भैंसें बाँध रखी है और उससे आप डेयरी का काम करते हो, तो ये आपके लिए एक सप्लीमेंट का काम करता है और आपकी अनएम्प्लॉयमेंटनेस को क्या करता है, ये कम करता है और आपको एक अलग से इनकम का सोर्स बनता है। तो ये एक तरीके से कॉटेज इंडस्ट्री ये सब करती है। आगे बात करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर इन विलेजेज, यानी गाँव में श्रम का विभाजन। इन विलेजेज डिवीजन ऑफ लेबर इज शेप्ड बाय, यानी गाँव में जो श्रम का विभाजन है वो प्रभावित होता है किससे? कास्ट से, यानी कि ट्रेडिशनल रोल सच एज कारपेंटर, बार्बर और पॉटर, यानी कि जाति से, यानी कि जैसे जो हाथी का काम करते हैं, बढ़ईगिरी का काम करते हैं, उनके यहाँ पैदा होने वाला बच्चा अपने आप ही बढ़ई का काम करता है। नाई के घर नाई का काम करता है, कुम्हार के घर कुम्हार का। जैसी भी पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं, भूमिकाएं हैं, उस अकॉर्डिंग जिस जाति में जो पैतृक काम किया जाता है, उससे वहाँ पे लेबर का शेप तैयार होता है। फिर बात करें जेंडर, जेंडर में जो मेन है वो फील्ड वर्क करता है, यानी कि पुरुष खेत का काम करता है और वुमन जनरली हाउस होल्ड यानी कि घरेलू कार्य करती है, साथ ही में कुछ दोनों मिलकर कृषि कार्य करते हैं। एज एंड स्किल, यानी कि आयु और कौशल के साथ काम होता है। डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर एंश्योर्स कोऑपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस इन विलेज लाइफ। श्रम का जो विभाजन है वो गाँव में सहयोग को और परस्पर निर्भरता को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। यानी कि जो पहला का सिस्टम था उसमें जातिगत व्यवस्था थी, पैतृक धंधे थे, एक दूसरे काम में कोई एक इंटरडिपेंडेंट ही रहते थे, एक दूसरे के काम में एंटर नहीं मारते थे। तो पूरा जो इकोनॉमी है वो स्ट्रक्चर एकदम सही ढंग से चल रहा था, या यूँ कहें सही ढंग से चलता है गाँव में। अब बात थोड़ी-सी अलग होगी, मॉडर्न की तरफ हम जा रहे हैं, दैट्स व्हाई। अब बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड इट्स सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि हरित क्रांति क्या है और इसके जो सामाजिक प्रभाव है वो क्या है। अपन ने छोटी क्लासों में खूब पढ़ा है, मैं इससे पहले आपको इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड समझा देता हूँ कि बात है जनरली 1960 के डिकेड की बात है। हम अपने 5 ईयर प्लान तैयार कर रहे थे। इंडिया यानी कि 1951 से 56 एक हुआ और 56 टू 61 एक हुआ और 61 टू 66 एक हुआ। तो 61 से 66 वाला जब 5 ईयर प्लान था, उस 5 ईयर प्लान में हमारे पास 3 मेजर काम हो गए। क्या हो गया? हमारा चाइना के साथ वॉर हुआ, हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ और हमने एक भयंकर अकाल का सामना किया। तो इस 5 ईयर प्लान में इंडिया की इकोनॉमी एक तरीके से टूट-सी गई थी। तो उसमें जब अकाल का हमने सामना किया तो हमें ये बात और भी ज़्यादा फ़ोकस में आई कि
हमें पहले ये काम करना चाहिए, हमें अनाज में निर्भरता प्राप्त करनी चाहिए। सिंपल सी बात है। तो उस डिकेड में आफ्टर 66 या यूँ कहे 60 के डिकेड में ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या हुआ? प्रादुर्भाव हुआ और उस टाइम हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन को इज़ाद किया या फिर यूँ कहे हाइब्रिड बीजों को यूज़ लेना स्टार्ट किया और आपने देखा होगा जो जर्मनी के साइंटिस्ट थे नॉर्मन बोरलॉग वो इसके क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं और इंडिया की बात करें तो एम स्वामीनाथन जी हरित क्रांति के क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। तो जो कृषि वैज्ञानिक रहे हैं तो 1966 से इसका प्रादुर्भाव हुआ 1970 तक जो हमने योजना अवकाश लिया था उसमें हमने हरित क्रांति को अच्छे से क्या किया था इंट्रोड्यूस किया था। तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए थे उसको हम जान लेते हैं। द ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960s टू 70s रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज यानी कि हाई यील्ड जो वेराइटीज के सीड है दैट केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स एंड इरिगेशन टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन यानी कि हरित क्रांति जो कि 1960-70 के दशक में उच्च उत्पादन वाले बीज किस्मों, रासायनिक खादों, कीटनाशकों और सिंचाई तकनीकों का उपयोग बढ़ाया गया ताकि कृषि में उत्पादन बढ़ाया जा सके। यानी कि खेती में हमें आउटपुट बढ़ाना था, उसके लिए हमने अ, अच्छी किस्म के बीजों को यूज़ में लेना स्टार्ट किया, रासायनिक खादों को यूज़ में लेना स्टार्ट किया, कीटनाशकों को हमने यूज़ किया और सिंचाई तकनीकों को हमने डेवलप किया। उससे हमारा क्या बढ़ सके, कृषि उत्पादन बढ़ सके। इसी पूरी जो रिवॉल्यूशन हुई थी, इस पूरे प्रोग्राम का जो नाम था दैट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो वही चीज़ है इंक्रीज यील्ड्स उत्पादन बढ़ाने के लिए, फूड सिक्योरिटी यानी कि अनाज की जो सुरक्षा है वो प्राप्त करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और एनवायरमेंटल कंसर्न के लिए यानी सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ के लिए हमें इसका क्या करना पड़ा, इंट्रोड्यूस करना पड़ा या इसका लाना पड़ा इस प्रोग्राम के। इसके कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस है दैट इज सकारात्मक परिणाम क्या थे इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारे खाद्यान्न उत्पादन में क्या हुई वृद्धि हुई राइज इन फार्मर्स इनकम यानी कि किसानों की आय में वृद्धि हुई स्पेशली रिच एंड मिडिल फार्मर्स जिसमें विशेषतया धनी और मध्यम किसानों के ऐसे आय में वृद्धि हुई मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि का आधुनिकीकरण हुआ ट्रैक्टर्स पंप सेट्स और मशीन वगैरह यूज ली जाने लग गई और रिडक्शन इन फेमिन्स एंड फूड शॉर्टेज यानी कि जो अकाल और खाद्य सामग्री की कमी का जो सामना करना पड़ रहा था उसमें क्या हुई कमी हुई क्योंकि अकाल पड़ते थे तो पहले ऐसे गाँव के गाँव खाली हो जाते थे। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आई तो अनाज हमने ज़्यादा प्रोड्यूस किया तो जो राशन व्यवस्था है उसके माध्यम से सरकार ने वो अनाज सब तक पहुँचाया। तो हमारी कहीं न कहीं जो फूड की शॉर्टेज थी वह क्या हुई? कम हुई। अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे, नकारात्मक सामाजिक परिणाम थे दैट इज़ इंक्रीज़्ड इनइक्वालिटी इसमें क्या हुआ सामाजिक असमानता बढ़ गई, स्पेशली फार्मर भी रिच फार्मर और पुअर फार्मर में बँट गए यानी कि छोटे और सीमांत किसानों के बीच में एक तरीके से जंग सी छिड़ गई या यूँ कहे जो अमीर फार्मर थे वो अमीर हो गए और जो गरीब फार्मर थे वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाए। मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स रिमेन्ड पुअर यानी कि जो छोटे और सीमांत किसान हैं वो गरीब के गरीब ही रह गए। ओवर यूज ऑफ केमिकल्स केमिकल के अत्यधिक उपयोग हुए इससे हेल्थ और सोयल इश्यूज पैदा होने लगे स्वास्थ्य और मिट्टी की समस्या इससे क्या होने लगी पैदा होने लग गई ग्रोथ ऑफ रूरल क्लास कॉन्फ्लिक्ट गाँव में वर्ग संघर्ष को इससे बढ़ावा मिला डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन जो पारंपरिक व्यवसाय थे वो कमजोर होते हुए दिखने लग गए यानी कि पैतृक जो ऑक्यूपेशन थे वो ढीले पड़ गए एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और जो पर्यावरण है उसका ह्रास होना शुरू हो गया क्योंकि अलग-अलग किस्म के फर्टिलाइज़र्स, अलग-अलग किस्म के पेस्टिसाइड्स यूज़ होने से जो पर्यावरण है उसको नुकसान होना स्टार्ट हो गया। ये इसके क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले। अब बात करते हैं लैंडलेसनेस, पॉवर्टी, इंडेमनेस एंड माइग्रेशन यानी कि इन समस्याओं को हम देख लेते हैं। लैंडलेसनेस का मतलब होता है भूमिहीनता यानी जिसके पास भूमि नहीं होती है यानी गाँव में ऐसे लोग जिनके पास अपने खेत नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, उनको हम बोलते हैं भूमिहीन बेरोज़गार या भूमिहीन मज़दूर जिनको बोला जाता है। लैंडलेसनेस मीन्स हैविंग नो लैंड फॉर कल्टीवेशन यानी कि भूमिहीनता का अर्थ हुआ खेती के लिए जमीन का न होना। इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन रूरल इंडिया ये भारत जो ग्रामीण भारत है उसमें ये बड़ी समस्या थी। कारण क्या है इसके? अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि भूमि का असमान वितरण हुआ तो कई लोगों को भूमि मिल ही ना सकी। पॉपुलेशन प्रेशर जनसंख्या का दबाव हुआ तो उस हिसाब से भूमि हिस्से में नहीं आई। टेनेंसी सिस्टम यानी कि बटाई और किराएदारी प्रणाली की वजह से भी भूमि नहीं प्राप्त हो सकी। सेल ऑफ लैंड ड्यू टू डेब्ट और कई कर्ज के कारण अपनी ज़मीन जिन्होंने कइयों ने बेच दी, तो इस वजह से भी उनके पास ज़मीन नहीं रह सकी और इसके प्रभाव क्या देखने को पड़े? इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लो इनकम हुए और डिपेंडेंस ऑन लैंडलॉर्ड यानी कि बेरोज़गारी बढ़ी, आय कम हो गई और ज़मींदारों पर क्या बढ़ गई? निर्भरता बढ़ गई
तो ये एक ग्रामीण परिवेश में एक बीमारी के तौर पे या यूँ कहिए समस्या के तौर पे ये लैंडलेसनेस देखी जाती है। बात करें पॉवर्टी की, अब जो गरीब है, वो गरीबी किस तरीके से है गाँव में। रूरल पॉवर्टी रिजल्ट्स फ्रॉम यानी गरीबी के क्या कारण है? गरीबी का मतलब होता है जो लाइफ की बेसिक नीड्स को भी क्या नहीं कर सके, फुलफिल नहीं कर सके, यानी रोटी, कपड़ा, मकान को भी जो फुलफिल नहीं कर सके, उस सिचुएशन का नाम क्या होता है? गरीबी होता है। क्यों आई है गाँव में? लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी यानी कृषि की उत्पादकता का कम होना, सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट यानी मौसमी बेरोज़गारी का होना, लैक ऑफ एजुकेशन शिक्षा की कमी की वजह से, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स यानी जोतों के आकार छोटा यानी कि ज़मीन कम होने से, सोशल इनइक्वालिटीज़ यानी सामाजिक असमानताएँ होने से, इन सब से क्या आई गाँव में गरीबी की स्थिति देखने को मिली। पॉवर्टी लीड्स टू malnutrition, लो लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड माइग्रेशन। और ग्रामीण गरीबी का जो परिणाम है, नतीजा वो ये है कि ये कुपोषण को जन्म देती है, निम्न जीवन स्तर को, क्योंकि इससे अच्छा जीवन स्तर नहीं होता, लो स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है? लो ही होता है। और साथ ही में माइग्रेशन को भी बढ़ावा देती है, लोग गाँव छोड़कर किसकी तरफ जाते हैं? शहरों की तरफ जाते हैं, तो ये इसके क्या है? प्रभाव देखने को मिलते हैं। बात करें इंडेबनेस यानी कि कर्जदारी। कर्जदारी का मतलब ये होता है जब उधारी ज़्यादा चढ़ जाए सर पे, उस सिचुएशन का नाम क्या होता है? कर्जदारी होता है। इंडेबनेस मीन्स बीइंग ट्रैप्ड इन कांस्टेंट बोरोइंग, यानी कर्जदारी का अर्थ है लगातार ऋण के जाल में फँसे रहना, यानी कि लगातार कर्ज सर पे चढ़े रहना, उसका उतरना नहीं, ब्याज पर ब्याज लगते रहना, उस सिचुएशन का नाम क्या है? कर्जदारी। क्या कारण है? क्रॉप फेलियर यानी जब फसल खराब हो जाए, तो आप पुराना लोन नहीं चुका पाओ और फसल भी खराब हो गई और आपको एक और नया लोन लेना पड़े, इस वजह से भी कर्ज़दारी हो जाती है। लो इनकम यानी कि आय कम हो, आय कम होती है तो आप ब्याज भी नहीं पे कर पाते, मूल तो बहुत दूर की बात है, इस वजह से भी कर्ज़दारी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा पुरानी फ़िल्मों में, मिथुन आदि की फ़िल्मों में आपने इस तरीके की सिचुएशन खूब देखी है, जिसमें लाला के पास घर की ज़मीन, जायदाद वगैरह-वगैरह गिरवी रखे जाते हैं, तो वो एक तरीके से इस तरीके की सिचुएशन को दिखाती है वो फ़िल्में। डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर्स, साहूकारों पर निर्भरता यानी कि सेठ जी के पास जाके पैसा ले लिया उधार, तो सेठ जी ने गहने रखवा लिए, घर के कागज़ रखवा लिए, ज़मीन गिरवी रखवा ली, तो ये भी एक कर्ज़दारी के रीज़न है। हाई इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर ऊँची होना, क्योंकि शिक्षा कम है तो हमें लेना ही पड़ेगा ब्याज, ऊँची दर पे ही मिल जाता था और बाकी अदर सोर्स हुआ भी नहीं करते थे। इंडेप्टेड फार्मर ऑफन लॉस लैंड एंड फॉल इंटू पॉवर्टी, कर्ज़दार किसान ज़्यादातर अपनी ज़मीन खो देते थे और गरीबी में धँसते चले जाते थे। इसलिए इस कर्ज़दारी के लिए एक भारत के किसान के लिए कहा भी जाता है कि भारत का किसान गरीबी में पैदा होता है, गरीबी में जीता है और गरीबी में एक दिन मर जाता है। ये लाइन इसी कर्ज़दारी की वजह से भारत के किसान के लिए कही गई थी, जो कि ग्रामीण परिवेश में पहले खूब था। अब बात करते हैं माइग्रेशन की। माइग्रेशन का मतलब होता है पलायन कर जाना, यानी कि गाँव छोड़कर कहाँ चले जाना? शहरों की तरफ चले जाना। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, यानी प्लान से ऐसा है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जाना। क्या कारण है शहरों की ओर जाने के? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, बेरोजगारी की वजह से शहरों की ओर जाते हैं, वहाँ कोई ना कोई काम ना ढूंढकर वहाँ रहने की कोशिश करते हैं। गाँव में पुअर्टी की वजह से, यानी कि गरीबी है, बेरोजगार है, दैट्स वाई वह क्या है? गरीब भी है, तो गरीबी की वजह से भी शहरों की ओर जाना मुनासिब समझते हैं। लो वेजेज, गाँव में मजदूरी कम मिलती है इसलिए शहरों की तरफ चले जाते हैं। बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ इन सिटीज, शहरों में बेहतर शिक्षा का होना और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का होना, ये भी एक रीज़न है माइग्रेशन करने का। इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं? डिक्लाइन ऑफ रूरल लेबर, गाँव में जो श्रम है उसकी कमी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गाँव में फिर श्रमिक बचते नहीं, तो गाँव में जब ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ श्रमिक उपलब्ध नहीं हो पाते। अर्बन स्लम्स यानी शहरों में झुग्गी-झोपड़ियाँ बढ़ती है, क्योंकि गाँव के लोग आते हैं तो ऐसा तो है नहीं वहाँ पे उनको फ्लैट मिलेगा। तो ऑलरेडी वो गरीबी और बेरोज़गारी से आते हैं, तो वो खुद झुग्गी-झोपड़ियों में ही जाके बसते हैं, यानी स्लम एरिया शहरों में लंबा-चौड़ा बढ़ने लगता है। सेपरेशन ऑफ फैमिलीज़, परिवारों से बिछड़ जाते हैं, गाँव का कुछ फैमिलीज़ गाँव में रह जाती है, कुछ फैमिलीज़ शहरों में आ जाती है, तो ये इफ़ेक्ट भी इसका आता है। सोशल चेंज इन विलेजेस, और ग्रामीण समाज में क्या होता है, फिर सामाजिक परिवर्तन होते हैं कई तरीके के। और आज आपने देखा होगा गाँव में भी लोगों की जो सोच है वो शहरों वाली होने लग गई है, कि पड़ोसी को पड़ोसी से मतलब नहीं है, रिचुअल्स बदलने लग गए हैं, लोगों की कोऑपरेशन की जो भावना थी वो बदलने लग गई है। ये सारे किसकी वजह से हो रहा है? माइग्रेशन की वजह से ही हो रहा है। अब हम बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 में हम बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट और कंटेम्परेरी इश्यूज और रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें मनरेगा, एनआरएलएम, पीएमजीएसवाई आदि को डिस्कस करेंगे। गाँव में एजुकेशन क्या है, यूथ हेल्थ क्या है, डिजिटल लिटरेसी क्या है और एनवायरमेंटल चैलेंजेस क्या है, इन सबको हम यूनिट 4 में डिस्कस करेंगे। रहे हो तो बात कर लेते हैं मनरेगा की।
मनरेगा का जो शुरुआती नाम था दोस्तों वो क्या था? नरेगा था। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हुआ करता था। लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जी को डेडिकेटेड करते हुए इसका नाम महात्मा गांधी को समर्पित करते हुए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट रखा गया है। क्या पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम मनरेगा को डिस्कस करेंगे। देखो, 2005 में एक एक्ट बनता है भारत में, और एक्ट ऐसा बनता है कि हर एक व्यक्ति को जिसको जॉब की ज़रूरत है, स्पेशली गाँव ग्रामीण इलाकों में, उनको साल में ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 100 दिनों की क्या मिलेगा, उसको गारंटी का जॉब मिलेगा। यानी कि 100 दिन उसको गारंटीड नौकरी के मिलेंगे, या यूँ कहें एम्प्लॉयमेंट के मिलेंगे। तो साल में 100 दिन की गारंटी देने वाला जो एक्ट था, उस एक्ट का नाम क्या था? नरेगा एक्ट था। ये 2005 में पारित हुआ था और फरवरी 2006 को ये लागू हुआ था। शुरुआत में तकरीबन 200 जिलों से इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में इसको एक्सपेंड करते हुए 2008 में ये ओवरऑल इंडिया में अप्लाई हो गया था, और 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जी को डेडिकेटेड करते हुए, महात्मा गांधी को डेडिकेटेड करते हुए इसका नाम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट रखा गया, जिसको शॉर्ट में मनरेगा कहा जाता है। और ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा योजना है, ऐसा एक्ट है जो 100 डेज की गारंटी देने का, गारंटीड जो वर्किंग डे देता है 100 डेज का। तो बहुत ही शानदार ये था, और ये बहुत ही ग्रामीण इलाकों के लिए बहुत शानदार वाला, ये कहे कि जो गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट हुआ करता है ग्रामीण इलाकों में, उसका समाधान इससे बेहतर दूसरा नहीं था। तो मनरेगा पास्ड इन 2005 इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट स्कीम, यानी कि मनरेगा 2005 में पारित किया गया, दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजनाओं में से एक है। इट लीगली गारंटीज 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, यानी कि ये हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन का मजदूरी वाला कार्य कानूनी रूप से देने की गारंटी देता है। यानी कि ग्रामीण परिवार जो कि काम करना चाहता है, उसको कानूनी रूप से 1 साल में 100 दिन की क्या देता है, ये गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट देता है। रूरल पॉवर्टी के लिए ये था, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट इसमें मिलता था, एम्पावर कम्युनिटीज़ यानी कम्युनिटीज़ को एम्पावर करने का काम करता था। इसमें एसेट्स क्रिएट होती थी, सोशल एसेट्स, और ये लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए लाया गया था। बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की, क्या इसके उद्देश्य थे? इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, ये रोजगार सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि साल में एटलीस्ट 100 दिन का तो ये वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रहा है। इट रिड्यूस रूरल पॉवर्टी, यानी ग्रामीण इलाकों में गरीबी को क्या करता है? कम करता है, क्योंकि गरीबी कैसे कम होगी? रोजगार अगर मिलेगा किसी को तो वह 2 पैसे कमाएगा, 2 पैसे कमाएगा तो उसकी गरीबी क्या होगी? कम होगी। इट स्टॉप सीजनल माइग्रेशन, यानी कि जो मौसमी पलायन होता है गाँव में, कि जब खेती-बाड़ी में काम नहीं है, तो उस टाइम मनरेगा में वह बिज़ी होकर वहाँ से वह क्या कर लेता था, 2 पैसे कमा लेता था, या उसको मज़दूरी वहाँ पर मिल जाती थी। तो जो सीज़नल माइग्रेशन है उसको ये रोकता है। इट क्रिएट्स ड्यूरेबल रूरल एसेट्स, यानी कि दीर्घकालीन ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण करता है। जैसे इसमें रोड बनवाना, पॉन्ड्स एंड चेक डैम्स, तालाब वगैरह बनाना, डैम वगैरह बनाना, सॉइल कंज़र्वेशन वर्क, यानी कि मिट्टी संरक्षण का कार्य करवाना, प्लांटेशन करवाना, पौधारोपण करवाना। आपने देखा होगा कि आपके गाँव में पंचायत स्तर पे होता है कि कहीं तालाब खुदवा लिया, तालाब की सफाई करवा ली, उसके आस-पास पेड़-पौधे लगवा लिए, सड़कों की सफाई करवा ली, ज़मीनें समतल करवा ली, यानी कि अनस्किल्ड काम। जिनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, जो मैनुअल काम होते हैं, वो सारे काम मनरेगा में करवाए जाते हैं। मनरेगा में जो मेन डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है जॉब कार्ड। इसमें एक परिवार को जॉब कार्ड मिलता है, अप्लाई करने के 14 डेज़ के, यानी कि 2 हफ्ते में जॉब मिल जाता है, नहीं मिलता है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है। इसमें जो सैलरी है, यानी कि जो मज़दूरी है, वो 15 दिन से आती है। इसके काम का कोई टेंडर नहीं हो सकता, ये मैनुअल काम है। इसमें 33% महिलाओं की भागीदारी कम से कम है। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे काम किए जाते हैं। इसके की फीचर्स की बात कर लेते हैं। राइट बेस्ड प्रोग्राम, यानी अधिकार आधारित योजना बन चुकी है। एम्प्लॉयमेंट बिकम्स ए लीगल राइट, यानी रोजगार कानूनी अधिकार बन जाता है जब ये इसके अंतर्गत आ जाता है। टाइम बाउंड पेमेंट, यानी समयबद्ध भुगतान है। वेजेज मस्ट बी पेड विद इन 15 डेज, यानी कि 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान अनिवार्य होता है। सोशल ऑडिट, यानी कि इसकी पंचायत स्तर पे सामाजिक अंकेक्षण होता है, जो इसकी पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी इसमें बनी रहे। वुमेन पार्टिसिपेशन, एटलीस्ट वन थर्ड वर्कर्स मस्ट बी वीमन, यानी कि महिला सहभागिता कम से कम 33%, वन थर्ड महिला इसमें मजदूर होंगी। लोकल प्लानिंग, यानी कि स्थानीय योजनाओं के आधार पे ये काम करता है। प्रोजेक्ट्स चूजन बाई ग्राम सभा, यानी कि
जिस ग्राम पंचायत की है उस ग्राम पंचायत की ग्राम सभा द्वारा कार्यों का चयन किया जाता है कि ये काम मनरेगा में किए जा सकते हैं। इसके प्रभाव क्या हुए? रिड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी कम हुई, इंक्रीज़्ड रूरल वेजेज़ यानी कि ग्रामीण मज़दूरी बढ़ी है, इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर गाँवों में जो आधारभूत संरचना है, जो ढाँचा है उसमें सुधार हुआ है और ये एम्पावर्ड वीमेन थ्रू पेड वर्क महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण मनरेगा से हुआ है, ये इसका क्या है इम्पैक्ट है। अब बात करते हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन यानी एनआरएलएम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। खूब नाम सुना होगा आपने इसका। लॉन्च्ड इन 2011 इसकी शुरुआत 2011 में की गई। एनआरएलएम एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स पर्टिकुलरली फॉर रूरल वीमेन यानी कि ग्रामीण गरीबी कम करने के लिए टिकाऊ आजीविका और विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के उत्थान पर ये प्रोग्राम या ये मिशन क्या है केंद्रित है। इसमें क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है यानी कुछ महिलाओं का ग्रुप बनता है और ये ग्रुप इस स्कीम या इस योजना के अंतर्गत जुड़कर काम करते हैं। इसमें अगर आपने नाम सुना हो रूमा देवी का जो बाड़मेर की है, वो ब्रांड एम्बेसडर भी है इस इन चीज़ों की और ये नाम बहुत बड़ा नाम है। जब भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात आती है, रूमा देवी का नाम बहुत बड़ा आता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से इसमें काम होता है। इट एनकरेजेस द फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वेयर वीमेन सेव मनी, टेक लोन्स, स्टार्ट स्मॉल बिज़नेसेस एंड इम्प्रूव देयर इनकम यानी कि ये महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनवाने पर जोर देती है ताकि महिलाएं बचत करें, ऋण ले और छोटे व्यवसाय शुरू करें और अपनी आय बढ़ाए। यानी कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड की बात करता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? ब्रिंग एटलीस्ट वन वुमन फ्रॉम एवरी रूरल हाउस होल्ड इंटू एन SGH यानी कि हर ग्रामीण परिवार से कम एक महिला को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ना इसका उद्देश्य है। इट प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग ये क्वेश्चन प्रशिक्षण प्रदान करता है। इट प्रमोट्स माइक्रो एंटरप्राइजेज यानी कि सूक्ष्म उद्योग यानी छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देता है। इट एंश्योर्स फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू बैंक लोन्स यानी कि बैंकिंग सेवाओं से जुड़ाव सुनिश्चित करता है क्योंकि लोन वगैरह लेंगे फाइनेंस वगैरह लेंगे तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को ये यानी कि वित्तीय समावेशन को ये क्या देगा बढ़ावा देता है। इट बिल्ड्स कम्युनिटी लीडरशिप ये सामुदायिक नेतृत्व भी विकसित करता है क्योंकि जब सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेगा तो कोई उसका लीडर भी बनेगा, लीडर बनेगा तो एक तरीके से नेतृत्व यानी कि लीडरशिप क्वालिटी को भी ये बिल्डअप देता है। इसके प्रमुख घटक क्या थे, कंपोनेंट्स क्या थे? कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि क्षमता निर्माण का जिसमें ट्रेनिंग फॉर बुक कीपिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी एटसेट्रा बही खाता, वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण दिया जाता है। बैंक लिंकेज यानी कि बैंकों से जुड़ना यानी ईज़ी क्रेडिट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को आसानी से ऋण मिल जाना। लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स यानी कि डेयरी, पोल्ट्री, टेलरिंग शॉप्स एटसेट्रा यानी कि आजीविका परियोजना जिसमें कई तरीके की सिलाई-विलाई, पोल्ट्री वगैरह की दुकानें और ये सब परियोजनाएँ जिनसे क्या चले लाइवलीहुड चल सके। कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन यानी कि सामुदायिक संस्थाएँ जैसे फेडरेशन ऑफ SGH यानी कि SGH का महासंघ बनना। तो ये इसके क्या है मुख्य घटक है, इसके इम्पैक्ट क्या पड़े? वीमेन बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट यानी महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती है। आपने अगर एक नाम सुना हो एक लखपति दीदी करके एक स्कीम भी चल रही है गवर्नमेंट की, वो भी इसी से ही जुड़ी हुई है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से ही। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी कि रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। रिडक्शन इन पॉवर्टी गरीबी में कमी लाया है या आई है। स्ट्रेंथिंग ऑफ कम्युनिटी बॉन्ड्स यानी सामुदायिक एकता को इसने मजबूत करने का कार्य किया है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे ये लॉन्च हुई थी 2000 में। तो ये भी एक गाँव को 12मासी सड़कों से जोड़ने का काम इस योजना के अंतर्गत होता है। आज भी आप देखते हो गाँव में जो सड़क पड़ती है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्फत ही वहाँ अपने कहीं बोर्ड वोर्ड पे नाम इसका ज़रूर देखते हो। PMGSY was launched in 2000 to improve rural connectivity by building all-weather roads to unconnected villages। इस योजना का शुरुआत 2000 में किया गया था ताकि गाँवों को सभी मौसम में चलने योग्य सड़कों से क्या किया जा सके, जोड़ा जा सके। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? कनेक्ट एवरी हैबिटेशन प्रत्येक आबादी यानी कि जो गाँव वाले हैं, आबादी के गाँव वाले हैं उनको जोड़ना है। उन गाँवों को विद परमानेंट रोड से क्या करना? लिंक करना। इम्प्रूव रूरल ट्रांसपोर्टेशन ग्रामीण परिवहन में सुधार करना। इंक्रीज एक्सेस टू स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड मार्केट्स स्कूलों, अस्पतालों और बाज़ारों तक पहुँच को आसान बनाना। रिड्यूस ट्रैवल टाइम एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यानी यात्रा समय को कम करना और खर्च को भी क्या करना? रिड्यूस करना क्योंकि यदि सड़क बारहमासी होगी, पक्की सड़क होगी तो ट्रैवलिंग आसान हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा तो कॉस्ट भी क्या होगी? कम होगी। तो ये सब इसके क्या है? ऑब्जेक्टिव है।
की फीचर्स की बात करें, मुख्य विशेषता है कि रोड्स मेड विथ ड्यूरेबल मटेरियल्स एंड टिकाऊ सामग्री से सड़क का निर्माण किया गया। यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यानी कि आधुनिक तकनीक का निर्माण किया गया। जीआईएस से उस पे ऑब्जर्वेशन या मॉनिटरिंग की गई। फोकस ऑन क्वालिटी थ्रू रेगुलर इंस्पेक्शन, गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया, नियमित निरीक्षण किया जाता है। स्पेशल फंड्स फॉर रिमोट एंड हिल एरियाज, दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त फंड का भी इसमें क्या है प्रोविजन किया गया। इम्पैक्ट क्या पड़े, इसके प्रभाव क्या हुए? इंक्रीज्ड मोबिलिटी, लोगों की आवाजाही बढ़ी, क्योंकि जहाँ सड़कें नहीं थी वहाँ पे सड़क आ गई, तो लोगों का एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज होना आसान हुआ। फार्मर्स कैन सेल प्रोडक्ट इजीली, किसान अपनी उपज को आसानी से मार्केट्स तक क्या कर सके, बेच सके। यानी कि जब सड़क का साधन हो गया तो आराम से अपने खेतों तक वह साधन ले जाने लग गए और आसानी से अपनी उपज को मार्केट तक ला सके। इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड एजुकेशन एक्सेस, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं में भी बड़ा सुधार हुआ। आज दूरस्थ जगहों पर भी स्कूलों की बस जाती है और वहाँ से बच्चे उन बसों में बैठ के स्कूल तक आते हैं। तो ये किसके मार्फत हुआ? ये सड़कों के माध्यम से ही हो पाया। बूस्ट टू रूरल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती और रोजगार में वृद्धि भी हुई। यानी ये कहा भी जाता है इकोनॉमी में कि जो सड़कें होती है वो इकोनॉमी की नशे होती है, धमनियाँ होती है, जिनके थ्रू इकोनॉमी चलती है। तो एक नेटवर्क बना है सड़कों का, तो इससे इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, हेल्थ में, हर एक सेक्टर में इससे क्या हुआ, बेनिफिट ही हुआ, इसके इम्पैक्ट पड़े। अगर आप जानना चाहते हो ग्रामीण विकास यानी जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इनको डिटेल में जानने के लिए, चाहे उसमें एनआरएलएम हो, मनरेगा हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो और अदर प्रोग्राम हो, ये सारे वीडियोज आप इन दोनों यानी ये सारे प्रोग्राम इन दोनों वीडियोज में आप देख पाओगे। इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन है कि आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। आपकी इस यूनिट का ये जो पार्ट है आरडीपी वाला, ये इन वीडियो से क्लियर हो जाएगा और ऐसा क्लियर होगा कि आपको दोबारा कहीं और से पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में, मैं ऊपर आई कार्ड में भी इसका लिंक दे दूंगा, एंड स्क्रीन पे भी इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप जरूर इस पे चेक ऑन करके इन वीडियोज को जरूर देखिए। अब बात करते हैं एनजीओ की। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इनको कहते हैं। ग्रामीण विकास में एनजीओ की क्या भूमिका रहती है? एनजीओज कंट्रीब्यूट टू रूरल डेवलपमेंट बाय, यानी कि एनजीओ ग्रामीण विकास में योगदान देते हैं। किस तरीके से? क्रिएटिंग अवेयरनेस यानी हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड ये गाँव में जागरूकता फैलाकर एक योगदान देते हैं। प्रमोटिंग वीमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण को बढ़ाकर ये योगदान देते हैं। सपोर्टिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्मेशन, स्वयं सहायता समूह को बनाकर या उनके थ्रू ये प्रोत्साहित करके हेल्प करते हैं। ट्रेनिंग फॉर स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इम्प्लीमेंटिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, विकास परियोजनाएं संचालित करके ये अपना जो कंट्रीब्यूशन देते हैं। वर्किंग इन डिजास्टर मैनेजमेंट, कोई आपदा वगैरह आती है तब उसके आपदा प्रबंधन में सहायता करके एनजीओज अपना रोल प्ले करते हैं। एनजीओज ब्रिज द गैप बिटवीन गवर्नमेंट स्कीम्स एंड रूरल पीपल, एनजीओ सरकारी योजनाओं और ग्रामीण लोगों के बीच एक ब्रिज का, एक सेतु का काम करते हैं। यानी कि सरकार कई तरीके की योजनाएं लाती है लेकिन आम नागरिकों को उनका इतना नहीं पता चलता, तो यहाँ पे एनजीओज इन दोनों के बीच क्या करता है, एक लिंक का काम करता है। तो इन लोगों की वहां तक क्या पहुंचाता है, ये सहज कर देता है उनके लिए चीजों को। इस तरीके से एनजीओ अपना रोल प्ले करता है। बात करें कोऑपरेटिव मूवमेंट्स का, जो रूरल इंडिया की बात करें, ग्रामीण भारत में सहकारी आंदोलन का क्या योगदान रहा है? A cooperative is a voluntary organization formed by people with common needs, यानी कि सहकारी संस्था एक ऐसी स्वैच्छिक संस्था होती है जिसे समान आवश्यकता वाले लोग मिलकर बनाते हैं। वो किसानों का हो सकता है, मजदूरों का हो सकता है, कारीगरों का हो सकता है, एक यूनियन जैसा होता है, लेकिन कोऑपरेटिव होता है। कोऑपरेटिव का जो मेन फंडा होता है वो होता है एक सबके लिए और सब एक के लिए, एक सबके लिए और सब एक के लिए, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, इस तरीके का इसका होता है। तो ये बेसिकली शोषण के विरुद्ध इसका क्या हुआ था, मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और जर्मनी से कोऑपरेटिव्स के जो सहकारी आंदोलन है उसकी शुरुआत मानी गई है जर्मनी से। बात करें इसमें क्या-क्या होते हैं, या इसके प्रकार क्या है? डेयरी कोऑपरेटिव यानी कि डेयरी सहकारी, जो कि स्पेशल जो अमूल है वो एक सहकारी संघ का ही एग्जांपल है। क्रेडिट कोऑपरेटिव यानी क्रेडिट सहकारी, नाम सुना होगा आपने। फार्मिंग कोऑपरेटिव, कृषि सहकारी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव, विपणन सहकारी। तो कई तरीके की ये सहकारी समितियाँ वगैरह होती है जो कि ग्रामीण भारत को डेवलप करने में अपना रोल प्ले करती है। इम्पोर्टेंस क्या है? रिड्यूस एक्सप्लॉइटेशन, शोषण में कमी लाती है, शोषण के विरुद्ध ही आवाज़ उठाने के काम होते हैं। प्रोवाइड्स फेयर प्राइसेस, उचित मूल्य दिलवाती है। एनकरेजेस कलेक्टिव एफर्ट्स, सामूहिक प्रयास को बढ़ावा देते हैं। और स्ट्रेंथ्स द रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का भी कार्य करती है, या इन सब में ये अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। बात करते हैं एजुकेशन, यूथ, हेल्थ एंड डिजिटल लिटरेसी इन रूरल इंडिया। एजुकेशन इन रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का क्या है? पहली बात कर लेते हैं चैलेंजेस की, यानी कि ग्रामीण
एरियाज़ में शिक्षा का के सामने क्या चैलेंज है? पहला तो लैक ऑफ स्कूल्स एंड टीचर यानी कि स्कूल और शिक्षकों की कमी का होना। हाई ड्रॉप आउट रेट, अधिक ड्रॉप आउट है यानी कि छोटी उम्र में क्या है कि गाँव में शादी हो जाती है, तो स्कूल जैसे 5वीं क्लास तक या 8वीं क्लास तक है, वहीं तक पढ़ाई होती है। उसके बाद शादी वगैरह हो जाना, इधर-उधर कमाने के लिए निकल जाना और भी कई सारे कारण हैं, उन वजह से बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं गाँव में। तो ये भी एक चुनौती है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर गाँव का जो आधारभूत संरचना है, वो कमज़ोर होने की वजह से भी थोड़ा-सा एजुकेशन बाहर जाकर लेने में दिक्कत रहती है। जेंडर डिस्पैरिटीज़ भी है, लिंग आधारित असमानताएँ अब तो फिर भी कम देखने को मिलती है। आज से 20-25 साल पहले जैसे लड़की को पढ़ाना नहीं होता था, सिर्फ़ लड़के की पढ़ाई होती थी, तो ये भी एक डिस्पैरिटीज़ हुआ करती थी। तो जो रूरल एरियाज़ है, वहाँ थोड़ी ये ज़्यादा देखने को मिलती थी। बात करें इसके इम्पोर्टेंस की, इंक्रीज़ एम्प्लॉयमेंट जैसे ही शिक्षा का स्तर बढ़ा, रोज़गार को बढ़ाता है। पॉवर्टी को कम करता है, यानी गरीबी को कम करता है क्योंकि रोज़गार बढ़ेगा तो अपने आप ये गरीबी कम होती है। प्रमोट सोशल अवेयरनेस और ये सामाजिक जागरूकता बढ़ाने का काम करता है, यानी कि शिक्षित समाज होगा तो समाज जागरूक भी होगा। बात करें यूथ इन रूरल इंडिया यानी ग्रामीण भारत का युवा वर्ग। यूथ आर बैकबोन ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास की रीढ़ की हड्डी कौन है? युवा वर्ग ही है। इनका क्या रोल है? पार्टिसिपेटिंग इन कम्युनिटी वर्क, सामुदायिक कार्यों में अपनी भागीदारी करते हैं। अडॉप्टिंग मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिस, आधुनिक खेती को अपनाते हैं। प्रमोटिंग डिजिटल टूल्स, आज के लिए डिजिटल उपकरणों को बढ़ावा देते हैं क्योंकि जो बुजुर्ग हैं वो नहीं जानते डिजिटल गैजेट्स को यूज़ में लेना, लेकिन जो युवा वर्ग है वो इनको अच्छे तरीके से जानता है, तो डिजिटल टूल्स को ये प्रमोट करते हैं। जॉइनिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड कोऑपरेटिव, ये स्वयं सहायता समूह को और सरकार सहकारी संघों से जुड़कर भी अपने आप को क्या करते हैं, डेवलप करने का काम करते हैं। हेल्थ की बात करें, रूरल एरियाज़ में समस्याएँ क्या है हेल्थ के सामने? लैक ऑफ हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य केंद्रों की कमी। आज तो लगभग हर गाँव में आपको प्राथमिक सामुदायिक केंद्र मिल जाता है, लेकिन अगर हम 20-25 साल पहले की बात करें तो ऐसी सिचुएशन कम हुआ करती थी। तो स्वास्थ्य केंद्रों की कमी थी। मल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण ने पैर फैला रखे थे। शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टरों की कमी थी। वाटर बोर्न डिजीज़ेज़ यानी दूषित जल से होने वाली बीमारियाँ लाइक डायरिया होना, टाइफाइड होना, तरीके की बीमारियाँ भी उस टाइम खूब फैला करती थी। गवर्नमेंट स्कीम लेके आती है कई तरीके की इन चीज़ों से निपटने के लिए, जैसे आयुष्मान भारत है, ये अच्छी स्कीम है जिसमें जो हेल्थ से रिलेटेड है। इसके अलावा नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ये भी ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए। इसके अलावा जैसे भामाशाह योजना है, चिरंजीवी योजना है, ये सारी हेल्थ के रिगार्डिंग ही रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में चलाई जाती है। डिजिटल लिटरेसी की बात करें, डिजिटल साक्षरता, आज हम जो क्लास ले रहे हैं वह भी एक डिजिटल लिटरेसी का ही क्या है, एग्ज़ाम्पल है कि आप ऑनलाइन मोड में ही अपने आप को पढ़ रहे हो। आज आप ऑनलाइन फ़ोनपे, जीपे से आप पेमेंट ट्रांसफ़र करते हो, कोई टिकट्स बुक करते हो, तो ये सारी आपकी डिजिटल लिटरेसी को बताता है। डिजिटल लिटरेसी मीन्स द एबिलिटी टू यूज मोबाइल्स, इंटरनेट, ऑनलाइन बैंकिंग एंड डिजिटल सर्विसेज, यानी कि डिजिटल साक्षरता का अर्थ हुआ कि मोबाइल, इंटरनेट, ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने की क्षमता। यानी अगर आप इन सबको यूज कर रहे हो दैट मीन्स आप डिजिटली लिटरेट हो, या डिजिटल लिटरेसी आपके मतलब आप डिजिटली तौर पे लिटरेट हो, इन चीज़ों को आप एक्सेस कर पा रहे हो। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? एक्सेस टू ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच बनी है। ईजी कम्युनिकेशन, संचार में आसानी हुई है। डिजिटल पेमेंट यानी यूपीआई आदि के थ्रू आप डिजिटली तौर पे पेमेंट कर पाने में सक्षम हो। अवेयरनेस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, सरकारी योजनाओं की जानकारी आप तुरंत अपनी उँगलियों से टैप करके जुटा सकते हो। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल चैलेंजेस एंड क्लाइमेट चेंज इन रूरल एरियाज, यानी कि गाँव में पर्यावरणीय तौर पे क्या चुनौतियाँ हैं और जलवायु में किस तरीके का परिवर्तन आ रहा है। यानी आजकल गाँव में भी बहुत सारे जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के चलते हो रहे हैं। तो क्या-क्या ये सब है, उन चीज़ों को हम देख लेते हैं। रूरल एरियाज फेस मेनी एनवायरमेंटल इश्यूज, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में कई पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लाइक सॉइल डिग्रेडेशन यानी कि मिट्टी का क्षरण होना, वाटर स्केर्सिटी यानी जल की कमी का होना, डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की अंधाधुंध कटाई, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता में कमी, और क्रॉप फेलियर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से फसलों का क्या होना, खराब होना। ये सारी चीज़ें एनवायरमेंटल चैलेंज या इश्यूज के तौर पे गाँव में देखने को मिलती है। और क्लाइमेट चेंजेस के इफेक्ट क्या पड़े हैं? इरेगुलर रेनफॉल यानी कि अनियमित हो गई है बरसात, यानी पहले हम अंदाज़ा लगा लेते थे कि उस टाइम बरसात आ जाएगी, बट आजकल ऐसा हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते क्योंकि एनवायरनमेंट में या यूँ कहें क्लाइमेट में कई तरीके के चेंजेज हुए हैं। ड्रॉट्स यानी कि सूखा पड़ना, फ्लड्स यानी बाढ़ का आ जाना, राइजिंग टेम्परेचर यानी कि तापमान का बढ़ना। दीज अफेक्ट एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक एंड रूरल लाइवलीहुड, ये सभी कृषि, पशुपालन और ग्रामीण आजीविकाओं को सीधे तौर पे क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके के क्लाइमेट के लिए चेंज आते हैं। इस क्लास का यानी कि सोशियोलॉजी यानी कि
सोशियोलॉजी का जो ये पेपर है जिसका नाम है रूरल सोशियोलॉजी, इस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर का वीडियो सेपरेटली हम अपलोड करेंगे, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक करते रहिएगा। और यहाँ तक आपने वीडियो देखा, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आप अपने करियर साथी के साथ जुड़े रहिए। और हाँ, अलग-अलग जो स्टेजेज़ है, मीडिया है, वहाँ पर आप हमें ज़रूर फ़ॉलो कीजिए। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, हमारी वेबसाइट पे आप ज़रूर विज़िट कीजिए। वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ तक आपने क्लास के लिए बने रहें। धन्यवाद, जल्दी ही मुलाकात होगी। थैंक यू।